नमस्कार साथियों। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान की संरचनाओं पर। हमने संविधान के प्रमुख भाग पर चर्चा करनी शुरू की थी। जो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, मुझे बाद में पता चला कि वो क्लास आगे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं, हम थोड़ा स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और बचे हुए सारे पार्ट्स को आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना कोई समय गंवाए। सबसे पहले हमने बात की थी कि भाग 1 की। कल जो हमने बात की थी भाग 1 संविधान के प्रमुख भाग और संरचना पर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की संरचना। संविधान की संरचना क्लियर बात की। संविधान की संरचना में जो पहला पार्ट है हमारा, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो है भाग 1। भाग 1 में संघ और संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ और संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई भाग 1 में। उसके बाद में इसमें है भाग 2। भाग 2 जो है वो चर्चा करता है आपके नागरिकता की। भाग 2 चर्चा करता है नागरिकता की। भाग 3 जिस पे हमने बात की थी ये चर्चा करता है आपके मूल अधिकारों की। किसकी चर्चा करता है? तो मूल अधिकारों की चर्चा करता है। उसके बाद में हमने बात की थी भाग 4 की। भाग 4 जो है वो आपके नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करता है। नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करता है कौन? आपके भाग 4। फिर हमने बात की थी भाग 5 की। भाग जो 5 है ये 4 में एक भाग और रह गया, 4A। भाग जो 4A है वो चर्चा करता है आपके प्रमुखतः संबंध करता है किसकी? तो मूल कर्तव्यों की, मूल कर्तव्य की। उसके बाद में भाग आपके है 5 चर्चा करता है संघ की। और फिर है भाग 6। भाग जो 6 है वो चर्चा करता है आपके राज्य की। भाग 6 किसकी चर्चा करता है? तो आपके राज्य की। फिर हमने बात की थी भाग 7 की। भाग 7 जो है वो चर्चा करता है आपके अनुसूची, जो संविधान की अनुसूची ख थी, अनुसूची प्रथम का जो ख खंड था उसमें सम्मिलित राज्यों की चर्चा करता है। क्योंकि ये अब खंड ख और ये राज्य सारे खत्म हो चुके हैं, तो ये राज्यों की जो विभाजन था वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए संविधान का भाग 7 है ये निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद में हमने बात की थी भाग 8 की। भाग जो 8 है वो चर्चा करता है आपकी यूटी की। भाग 8 की चर्चा करता है यूटी की, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में हमने बात की थी भाग 9 की। भाग 9 जो है वो चर्चा करता है आपके केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 है वो जो चर्चा करता है आपके पंचायतों की। भाग 9A है वो चर्चा करता है आपके नगर पालिकाओं की। फिर बात की थी हमने भाग 9B की, ये चर्चा करता है आपके सहकारी समितियों की। क्लियर बात की। इसके बाद हमने बात की थी भाग 10 की। भाग 10 ये चर्चा करता है आपके अनुसूचित जाति क्षेत्रों की, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों की। ये क्या करता है? चर्चा करता है। क्लियर बात। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों की ये चर्चा करता है। उसके बाद में जो हमने स्टार्ट की थी वो थी भाग 11। भाग 11, भाग 12, भाग 13 और भाग 14। इनको एक साथ समझना होगा। भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है। भाग 12 में है आपके कि जब केंद्र और राज्य के बीच संबंध होंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे केंद्र और राज्य से कि भाई पैसों संबंध ज़्यादातर बिगड़ते किस बात से? फाइनेंस से बिगड़ते हैं। तो फाइनेंस से, फाइनेंस आएगा कैसे? ट्रेड से आएगा। और फिर हम बात करेंगे सर्विस, सेवाएं हम बाद में देंगे और बाद में ही लेंगे। क्लियर बात। केंद्र राज्य संबंध की बात की गई है। उसके बाद में वित्त, फाइनेंस मतलब वित्त संपत्ति से जुड़े हुए जितने भी वाद हैं, वित्त संपत्ति हो गया, और एक वर्ड और था इसमें, वित्त हो गया आपका, संपत्ति हो गया, और इनसे जुड़े हुए जो वाद वगैरह हो गए वो। ठीक है। हाँ, संविदा एक वर्ड था, संविदा जो आपका इसमें आएगा, संविदा वाद वाला। ट्रेड, ट्रेड में आपके व्यापार, और व्यापार का एक समानार्थक शब्द है वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, दोनों बातें की जाएंगी। सर्विस,
राज्य और केंद्र के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं, केंद्र राज्य के अधीन सेवाएं, सर्विस की बात इसमें की जाएगी। क्लियर बात क्या। उसके बाद में है भाग 14A या 14A, जो ट्रिब्यूनल से जुड़ा हुआ जिसे बोलते हैं अधिकरण। क्या बोलते हैं? अधिकरण। क्लियर बात। अगर इनसे जुड़ा कोई विवाद हो तो फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा उसे सुलझाया जाएगा। चलिएगा, तो चारों पार्ट आपको याद होनी चाहिए। केंद्र राज्य संबंध, फाइनेंस, ट्रेड एंड सर्विस। केंद्र राज्य संबंधों की अगर हम बात करें तो केंद्र राज्य संबंध भाग 11। तो केंद्र और राज्य के बीच में दो प्रकार के संबंध होते हैं सामान्यतः। भाग 11 और ये स्टार्ट होगा आपका 245 से लेकर के। ठीक है, 245 से स्टार्ट होगा। तो आगे हम चर्चा कर ले कहाँ तक पहुँचेगा। केंद्र और राज्य के बीच दो प्रकार के संबंध है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो जो संबंध है वो है विधायी, कानून बनाने के लिए जो संबंध है विधायी संबंध है। और दूसरे जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध आते हैं वो होते हैं प्रशासनिक। विधायी संबंध और दूसरे होते हैं प्रशासनिक संबंध। विधायी जो संबंध है वो 245 से 10 हैं पूरे पूरे, तो 245 से 11 हैं, 255 तक चलेंगे आपके। क्लियर बात क्या। और प्रशासनिक संबंध हैं वो आपके चलेंगे 256 से लेकर के 263, मात्र 8 हैं आपके ये। क्लियर बात क्या। तो 263 तक, सर लीजिएगा 63 तक आपके ये चलेंगे प्रशासनिक संबंध। ठीक, केंद्र राज्य संबंध हो गए। उसके बाद में हमने बात की थी वित्त संपत्ति संविदाएं, वित्त संपत्ति एवं संविदाएं। वित्त संपत्ति एवं संविदाओं की अगर हम बात करें तो इसमें 4 चीज़ें आ जाती है। सबसे पहला तो वित्त, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ऋण लेना, वित्त है तो ऋण भी लिए जाएंगे। ठीक है, तीसरी बात है संपत्ति की, संपत्ति का लेन देन, अधिकार सारे। और फिर एक नया भाग जोड़ा गया जिसे बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। वरना इसमें 3 ही है, वित्त, ऋण, संपत्ति। ये आपके 264 से स्टार्ट होता है, वो हमने पहले कर ही लिया। और संपत्ति का अधिकार अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूँ 300A में आता है। तो आपको मोटा मोटा अंदाजा आ गया 264 से लेकर के 300A तक वित्त संपत्ति संविदाओं वाला भाग 12 आएगा आपका। भाग 12 इसके बीच में रहेगा आपका। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये संपत्ति वाला 293 से लेकर के आपका हो जाएगा 300 तक। तो ये आपका 293 तक चलेगा, 93 तक लास्ट में। और इसमें 2 ही हैं, ऋण लेने में 2 ही हैं, 292 और 293। तो 292, 93 और ये 291 तक चलेगा आपका। क्लियर बात कि ऋण लेना, वित्त, ऋण लेना, संपत्ति और संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 300A में है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये 300 से 293 से 300 और इसमें 2 है, 292, 93। ऋण लेने में 2 ही हैं, ऋण लेने के लिए 2 ही शर्तें अध्यारोपित हैं। तो कुल 4 अध्याय हैं आपके वित्त, संपत्ति और संविदाएं भाग 12 में। फिर अब बात करते हैं भाग 13 की। भाग 13 जो 2 महत्वपूर्ण बातों पर जोर देता है वो है ट्रेड और कॉमर्स या वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। क्लियर बात के। ये आपका जाता है 301 से लेकर के 307 तक, भाग 12। फिर है भाग 13। भाग 14 की बात करेंगे। भाग 14 में है सर्विस। केंद्र और राज्य के बीच में वैसे 2 ही प्रकार की सर्विस चलती हैं। एक तो केंद्र की सेवाएं हैं, सेवाएं भाग प्रथम में। दूसरा है PCS जिसे बोलते हैं, वो दूसरे पार्ट में है PCS। आप जानते हैं PCS जो है वो 315 से लेकर के 323 के बीच में जिसका जिक्र किया गया है। 315 से 323 के बीच में लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है। ठीक है, और इससे पहले आप जानते हैं कि 307 तक ऊपर वाला था, तो ये 308 से स्टार्ट होगा और 314 तक चलेगा। ठीक है, तो ये बात थोड़ी ध्यान रखें। 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। लोक सेवा आयोग, दोनों राज्य और केंद्र के लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। क्लियर बात। उसके बाद में अपने बात करते हैं अधिकरण की। भाग 14A ट्रिब्यूनल अधिकरण। अगर हम अधिकरण की बात करें तो अधिकरण में आता है आपके 323A से लेकर के 323B तक। क्लियर बात क्या। उसके बाद में है भाग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाग 16, भाग 17, भाग 18। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 19, 20 भी इंपॉर्टेंट ही है।
भाग 15 जो है वो आप सभी जानते हैं किससे जुड़ा हुआ है, निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, तो निर्वाचन से जुड़ा हुआ है आपका भाग 15। ठीक है, 15 से एक समानार्थक वर्ष आपको याद रह जाना चाहिए 5। तो ये 324 से लेकर के 329 तक चलते हैं आपके, 324 से लेकर 329 तक आपके ये चलेगा। भाग 16 कई बार याद नहीं रहता क्योंकि कई अनुसूचित जाति के लिए आ गया आपका 10। तो ये है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान जैसे जम्मू कश्मीर हो गया और बाकी हो गए, तो 330 से लेकर के 342 तक। 343 से शुरू होती है भाग 17 में राजभाषा। राजभाषा होगी आपकी 343 से लेकर 343 से लेकर के ये जाएगी आपकी 351 तक, क्योंकि आप जानते हैं भाग 18 जो है वो है आपातकाल। आपातकाल का आपको जानते हैं 352 आपातकालीन प्रावधान है इसमें, 352 से 360 तक आपका आपातकाल जाएगा। अंतिम आपातकाल 360 पे लगता है, पहला 352 पे लगता है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर अपने बात करते हैं भाग 19, भाग 20, भाग 21 और भाग 22। भाग 19 में है आपके प्रकीर्ण। विविध जो प्रकीर्ण है उनका उल्लेख किया गया, 361 से 367 तक इनका वर्णन किया गया। भाग 20 जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है संविधान का संशोधन, और इसमें एक ही आर्टिकल है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। संविधान के संशोधन के लिए एक ही आर्टिकल है, वो है 368। ठीक है, 368 360 के सब पार्ट्स आगे और हैं। भाग 21 जो है वो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवन। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपवन। भाग 22 जो है आपका, उसमें संक्षिप्त नाम जितने भी हैं, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ठीक है, संक्षिप्त नाम हो गया 2, 1, 2, 3। ठीक है, एक चौथा हो जाएगी निरसन। क्लियर बात। इसी के साथ आपके भाग हो जाते हैं पूरे। ठीक है, पहले वाली क्लास में हमने भाग 5th और भाग 6th को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है, क्योंकि जो भाग 5th है उसमें संघ के 5 भाग हैं, अध्याय हैं, और भाग 6 में राज्य है, राज्य के 7 भाग हैं कुल। तो इन 7 भागों का हमने जिक्र इसमें कर लिया था। पीछे वाली क्लास आप ढंग से लगा लीजिएगा, दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर बात क्या? तो भाग में किसी को मुझे लगता दिक्कत है। आज के जो नए हैं वो है भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18, भाग 19, भाग 20, भाग 21 और भाग 22। आपको सामान्यतः भाग 16 में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान याद करने में या प्रकीर्ण का ध्यान रखने में दिक्कत हो सकती है। ये अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध और संक्षिप्त नाम वगैरह, क्योंकि इनका ज़्यादातर उपयोग हमने नहीं पढ़ा है या ज़्यादातर इनको हम नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी दिक्कतें आपको नहीं आनी चाहिए। भाग 15 एक बार दोबारा देख लीजिए। भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, भाग 17 में आपकी राजभाषा और भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है, 18-19 प्रकीर्णन, 18-20 जो भाग 20 है वो है संविधान का संशोधन, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत निरसन वगैरह जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। क्लियर बात क्या? चलिए उसके बाद में बात करते हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियों की। संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। आप जानते हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी आपके केवल 8, वर्तमान में कितनी है? 12। क्लियर बात क्या? तो स्टार्ट करते हैं प्रथम अनुसूची। और अब ये समस्या फिर होगी, क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई, बीच में पता नहीं कहाँ से रिकॉर्ड नहीं हुई, दोबारा एक बार रिकॉल कर देते हैं, रोक भी नहीं सकते, ये भी एक समस्या है। चलिए भाग 15 निर्वाचन,
भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। भाग 17 राजभाषा को उल्लेख किया गया। भाग 18 आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। भाग 19 में प्रकीर्णन है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। और भाग 21 में अस्थायी या आपके संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ जो है उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है। संविधान की अनुसूचियों पर हमने बात की थी और बड़ी विस्तृत चर्चा की थी, बट बड़े दुख की बात है क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अनुसूची प्रथम में जो उल्लेख है वो राज्य तथा संघराज्य क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया गया है। राज्य के नाम और संघराज्य क्षेत्र के नाम, उनकी सीमाओं का भी उल्लेख किया गया है। सीमाओं का उल्लेख। ठीक है। भाग प्रथम में 1 से 4 तक, इसका जो भाग हमारा प्रथम है उसका संबंध भी इसी से ही है, प्रथम अनुसूची से, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर बात क्या। उसके बाद में अनुसूची द्वितीय। अनुसूची द्वितीय जो है उसमें वेतन भत्ता और पेंशन आदि का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। वेतन भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया। ठीक है। और वो भी जो हमारे संचय निधि पर पारित होते हैं। हमने बात की कि इसमें किसका उल्लेख किया गया, राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया, राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। फिर हमने बात की कि इसमें उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया। फिर मैंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, उपराष्ट्रपति का इसमें उल्लेख नहीं किया गया। क्लियर बात क्या। देखना, हमारी अनुसूची 2 है वो उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते से संबंधित कोई प्रावधान नहीं करती। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। जैसे इस प्रकार का प्रश्न आना कोई बड़ी बात है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने एक छोटा सा प्रश्न तैयार करते हैं। निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में नहीं है। क्लियर बात क्या। अब जैसे 1 नंबर आपको लिख दिया राष्ट्रपति। चलो राष्ट्रपति तो सबको बताया होगा ही होगा, तो आप लिखते हैं उपराष्ट्रपति। लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद उपाध्यक्ष। चलिए अब आपको ऑप्शन दे देते हैं A, B, C, D। नहीं है, 1 का नहीं है, 1 और 4 का नहीं है, 1, 2 और 4 का नहीं है, और सभी का है। तो ये हमारा एक प्रश्न तैयार हो गया। तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। बाकी सबका द्वितीय अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो हम कहेंगे भाग 1 का उल्लेख है, या इसमें एक उत्तर सही है आपका, इसका उल्लेख द्वितीय अनुसूची में नहीं किया गया है। अगर हम बात करें, देखिए राष्ट्रपति का उल्लेख किया, राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख किया गया, राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख किया गया। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी उल्लेख किया गया, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उल्लेख है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उल्लेख है, और के का उल्लेख किया गया। मैं इसे दोबारा समझा रहा था। देखिए, अगर सेकंड अनुसूची को ढंग से याद करना है तो आप एक तरीका ये भी निकाल सकते हैं कि आप कहेंगे संघ में राष्ट्रपति, देखिए संसद में 3 ही सदन है, राष्ट्रपति है, आपका लोकसभा है और राज्यसभा है। राष्ट्रपति का है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का है, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का है। क्लियर बात क्या, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। क्लियर बात। उसके बाद में अगर बात करें राज्य की, देखना इन लोकसभा के सदस्यों का राज्यसभा के सदस्यों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में वो संसद डिसाइड कर लेगी। यहाँ पर है राज्यपाल आपका, सेम इसकी पावर का बंदा राज्यपाल होता है। लोकसभा अध्यक्ष के समान आप विधानसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे,
विधानसभा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और उसके बाद में बात करेंगे हम लोकसभा, उपसभापति, स्पीकर होता है, प्रेसिडेंट नहीं स्पीकर बोलते हैं, वाइस स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बोल देंगे, डिप्टी स्पीकर। विधानसभा और उसके बाद में विधान परिषद। विधान परिषद में भी चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो। क्लियर बात की। उसके बाद में बात की है इसने न्यायपालिका की। न्यायपालिका दो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो हमने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के सभी जज, जितने भी जज हैं उन सभी जज का उल्लेख इसमें किया गया है। क्लियर बात क्या। ऑफिसर्स केवल एक ही बंदे का उल्लेख किया गया, वो है केग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के राज्यपाल, विधानसभा परिषद के, न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ऑफिसर में केग का उल्लेख किया गया। अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। अनुसूची 3। अनुसूची 3 में उल्लेख किया गया आपका शपथ का। अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया, आपके शपथ का। क्लियर बात क्या। अब अगर हम बात करें शपथ की, तो शपथ में बात कीजिए सबसे पहले संघ के मंत्री। संघ के मंत्री, ये मंत्री नहीं, शपथ में हम वो डिवाइड कर लेते हैं वैसे ही। चलिएगा, चलो पहले डिवाइड नहीं करते, पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। सुनिएगा, पहला है राष्ट्रपति। पावरफुल बंदा कौन है, राष्ट्रपति। दूसरा पावरफुल बंदा कौन है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 2-3 में नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता, वेतन नहीं, बट शपथ लेगा, किंतु शपथ लेगा, ठीक है। और शपथ कौन से अनुच्छेद में लेगा, तो 69 में ले लेगा। तो इसकी शपथ का प्रारूप उल्लेख कहाँ है, तो 69 में। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप का उल्लेख है ये 60 में। क्लियर बात। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप का उल्लेख अनुच्छेद 69 में ही कर दिया गया है। क्लियर बात क्या। तो वहाँ यहाँ अनुसूची 3 में इन दोनों की शपथ का प्रारूप का उल्लेख है नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो तीसरा बंदा आना चाहिए वो है लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती, लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए कोई शपथ का उल्लेख है नहीं किया गया है। क्लियर बात क्या। ये इसकी शपथ ही नहीं होती, शपथ ही नहीं, तो इसलिए इसका उल्लेख भी लोकसभा अध्यक्ष में नहीं किया गया, ये अनुसूची 3 में नहीं किया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उल्लेख राष्ट्रपति का 60 में है और उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 69 में किया गया है। क्लियर बात। चलिएगा, अब बात करते हैं किनका है। तो संघ में अगर बात करें तो संघ में होते हैं, पहले तो ध्यान रखिएगा, जो लोकसभा और राज्यसभा जो होती हैं, संसद के चुनाव के जो प्रत्याशी होते हैं उनके, संसद चुनाव के प्रत्याशी उनकी, संसदीय चुनाव के जो प्रत्याशी होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख किया गया। दूसरा उल्लेख किया गया संघ के सदस्यों का, संसद के सदस्यों का उल्लेख किया गया। तीसरा, जब संसद के सदस्य जीत जाएंगे इनके मंत्री होंगे तो उन मंत्रियों का उल्लेख किया गया। अब इन मंत्रियों में हाथी के पाँव में सौ का पाया जाता है, तो इन मंत्रियों में ही यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, पीएम का नाम आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो संघ में ये 3 बंदे, ये 3 ही आप कॉपी कर सकते हैं, कहाँ, राज्य में, ठीक है। लेकिन राज्य में आप इनके नाम चेंज कर देंगे, ये राज्य में, राज्य, यहाँ ये होंगे विधानमंडल, आप यहाँ लिखेंगे विधानमंडल। विधानमंडल में चुनाव के जो प्रत्याशी होंगे उनका, और विधानमंडल के मंत्री और विधानमंडल के सदस्य, ठीक है। और उसके बाद में बात आ जाएगी मंत्रियों की। क्लियर बात क्या, 2 हो गए। उसके बाद में है न्यायपालिका। अगर हम बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका में किनका उल्लेख किया गया है, तो आपके जितने भी न्यायाधीश हैं उन सभी का, चाहे वो राज्य के न्यायाधीश हो, ये हाई कोर्ट के हो, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायपालिका हाई कोर्ट की हो चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट की हो, दोनों के न्यायाधीशों का उल्लेख किया गया। इसके अलावा एक बंदा एक्स्ट्रा, के की शब्द का उल्लेख किया गया, के वेतन का भी उल्लेख किया गया। क्लियर बात क्या? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनकी कोई शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। पहली बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो है कि यहाँ पे संसद के चुनाव के प्रत्याशियों का, संसद के संघ के जो सदस्य हैं उनका और मंत्रियों का, तीनों के शब्द का उल्लेख किया गया। तीनों ही शब्द लेते हैं। मंत्री तो यहाँ दो प्रकार की शब्द लेते हैं, पद की गोपनीयता की शब्द लेते हैं और एक शब्द लेते हैं वो कार्य संचालन या संविधान के संरक्षण की शब्द लेते हैं, एक गोपनीयता की शब्द लेते हैं। दो शब्द लेते हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा मंत्री, वो भी हम बात कर लेंगे कौन से दो हैं। चलिएगा, अनुसूची 3 में किसका उल्लेख किया गया? शब्द का। हमने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष के शब्द लेता है बट वो उपराष्ट्रपति के रूप में शब्द लेता है, और उपाध्यक्ष वगैरह की कोई शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। यहाँ संसद के चुनाव के प्रत्याशी, संघ के संसद के सदस्य, मंत्रियों, विधानमंडल चुनाव के प्रत्याशी, विधानमंडल के सदस्य और मंत्रियों का उल्लेख किया गया। फिर बात करते हैं न्यायपालिका की, ठीक है, और फिर के। उसके बाद में बात करते हैं अनुसूची 4 की। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। सीटों का आवंटन किया गया, राज्यसभा की सीटों का आवंटन किसमें किया गया? तो अनुसूची 4 में, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा कि राज्यों के लिए भी किया गया राज्यसभा की सीटों का आवंटन और यूटी के लिए भी किया गया, वो यहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो बात ध्यान रखनी है वो है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में उल्लेख किया गया आपके जनजाति क्षेत्रों का। क्षेत्र और उनके प्रावधान, उनके प्रशासन से जुड़े हुए जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। जनजाति क्षेत्र और ये आपके अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र सीधे ही दोनों आ जाते हैं। तो अनुसूचित जाति क्षेत्र या जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये एससी और ये एसटी क्षेत्र आ जाते हैं। इनका निर्धारण कौन करता है? एससी और एसटी क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है आपके? तो इनका निर्धारण करने का अधिकार किसको दिया गया? राष्ट्रपति को दिया गया। इनका निर्धारण करने का अधिकार किसको दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को दिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं अनुसूची 10 में कितने राज्य, ये अनुसूची जो 5 है उसमें कितने राज्य हैं? सुनिएगा, इसमें कुल 10 राज्य हैं जिनमें एक पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, जनजातीय क्षेत्रों में हिमालय का एक ही जिला राज्य है, एकमात्र हिमालय राज्य हिमाचल प्रदेश। तो आपको यूँ याद रह जाएगा कि एकमात्र हिमालय राज्य हिमाचल प्रदेश ही है, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी अगर हम बात करें कि स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के जस्ट नीचे पड़ोस में गुजरात के जस्ट पड़ोस में नीचे आएगा महाराष्ट्र। यहाँ इन दोनों के टच करता है आपका मध्य प्रदेश के जस्ट इधर पड़ोस में आता है छत्तीसगढ़ से जस्ट नीचे इधर आएगा आपका ये उड़ीसा से जस्ट नीचे आपका आइएगा आंध्र प्रदेश। तो जब तेलंगाना बना तो तेलंगाना भी हो गया इसमें, तो बाद में आ गया तेलंगाना। कितने हो गए आपके? ये 4 4 8 9 9, एक रह गया झारखंड। छत्तीसगढ़ जस्ट ऊपर इधर बढ़े, ये झारखंड। क्लियर बात क्या? तो ये आपके कुल 10 राज्य आ जाएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कुल कितने राज्य आ जाएंगे? तो 10 राज्य आ जाएंगे। कितने राज्य आ जाएंगे? तो कुल 10 राज्य इसमें शामिल हो जाएंगे। क्लियर बात क्या? दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर है अनुसूची, बात करते हैं 6 की। अनुसूची जो 6 है वो 4 राज्यों का उल्लेख करती है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो असम, आपका मिजोरम और मणिपुर नहीं है, मेघालय, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों के प्रशासन का उल्लेख किया गया। किसमें? अनुसूची आपकी 6 में। इन 4 राज्यों के जो प्रशासन वगैरह हैं उनका उल्लेख किया गया, ठीक है। इन 4 राज्यों में
किसका गठन किया गया? स्वायत्त परिषद का। ठीक है। और स्वायत्त परिषद, स्वायत्त जिले हैं इनमें, और उन जिलों की सीमा बढ़ाने का जो राइट्स है वो सारा किसको मिल गया है? राज्यपाल को होता है इन स्वायत्त जिलों के। ठीक है, इनके प्रशासन पर हम बात कर लेंगे जब पढ़ेंगे। फिलहाल ध्यान रखना स्वायत्त परिषद यहाँ पे क्या करती है? काम करती है। ठीक है, कौन कौन सी स्वायत्त परिषद काम करती है? तो त्रिपुरा के लिए ध्यान रखना, त्रिपुरा स्वायत्त परिषद ही है, त्रिपुरा स्वायत्त परिषद काम करती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मेघालय में आप जानते हैं 4 पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो स्वायत्त परिषद, खासी स्वायत्त परिषद और जयंतिया स्वायत्त परिषद। क्लियर बात क्या? तो दोनों याद हो जाएंगे आपको। इसके बाद में एक भाषा है बोडो, जानते हैं बोडो भाषा। उसके अलावा कार्बी और एक आप दिमा हसाओ स्वायत्त परिषद। बोडो, कार्बी और दिमा हसाओ, बोडो, कार्बी और दिमा हसाओ। ठीक है। उसके बाद में अगर बात की मिजोरम की, मिजोरम को आपको चकमा शरणार्थी मामला याद होगा। अगर ये शब्द याद है तो कन्फर्म आप इसे याद कर पाएंगे, चकमा शरणार्थी मामला। ठीक है, चकमा शरणार्थी मामला अगर आपको याद है तो ये जरूर याद हो जाएगा। चकमा शरणार्थी, लाई, ठीक है, और मारा, ठीक है, चकमा, मारा और लाई, चकमा, मारा और लाई स्वायत्त परिषद, ध्यान रखिएगा। क्लियर बात? अनुसूची 6 में जो स्वायत्त परिषद का जिक्र किया है वो इसमें है। ठीक है, ये इन स्वायत्त परिषद की कुछ पावर्स होती हैं कि यहाँ पे राज्य विधान परिषद के और राज्य विधानमंडल के जो कानून होते हैं वो सीधे लागू नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे राज्यपाल को थोड़ी ज़्यादा स्वायत्त मिलती है और इन स्वायत्त जिलों को भी थोड़ी स्वायत्तता ज़्यादा मिलती है। ठीक है, और स्वायत्त परिषद जो होती है उसका मनोनयन भी कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और वैसे इसमें 4 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता है, बाकी सारे सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जैसे इन स्वायत्त परिषद को ना कुछ राइट हैं जिन पे ये ही कानून बना सकते हैं। स्वायत्त परिषद, एक स्वायत्त परिषद में कुल लग 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक स्वायत्त परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 होते हैं। ठीक है, जिनमें से लगभग 4 सदस्यों का तो मनोनयन होता है, वो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। बाकी लगभग सारे जो होते हैं उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन पहली बात ध्यान रखनी है। दूसरी खास बात जो ध्यान रखनी है आपको वो ये है कि इसके अंदर जो प्रशासन से जुड़े हुए काम है, विधि निर्माण है, कर निर्धारण है, भूमि अधिग्रहण है, वन उत्पाद है, विवाह है, तलाक है आदि से संबंधित विधि निर्माण करने का जो अधिकार है वो किसको मिल गया है? तो इन स्वायत्त परिषद को ही मिला हुआ है। यहाँ पर जो राज्य संसद तथा राज्य विधानमंडल होती हैं, संसद और राज्य विधानमंडल, उनके जो कानून होते हैं वो सीधे लागू नहीं होते। ठीक है, पहले यहाँ मंजूरी होती है, उसके बाद में इनको लागू किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल को इन स्वायत्त परिषद से संबंधित कुछ अधिकार मिले गए हैं। ये तो वो 4 सदस्यों का मनोनयन कर लेता है, वो तो इसके पास है ही राइट। इसके अलावा ये इनकी सीमा को घटा सकता है, इन सीमाओं को बढ़ा सकता है। ये कुछ अधिकार किसको मिले हुए हैं? राज्यपाल को मिले हुए हैं। क्लियर बात क्या? वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो किससे जुड़ा हुआ मामला है, तो ये भाग आपके 10 से जुड़ा हुआ मामला है। भाग 10 के आपके जो हैं 244 और 244A, 244 के आसपास जो जुड़े हुए मामले हैं वो इसी से जुड़ा हुआ मामला है। चलिएगा, उसके बाद में बात करते हैं आपके अनुसूची 7, जिनसे आपने खूब सारा पढ़ रखा होगा। तो अनुसूची 7 में है शक्तियों का विभाजन। दिक्कत नहीं आएगी आपको, शक्तियों का विभाजन।
का विभाजन। शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय और पुराने कितने विषय हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। वर्तमान और मूलतः, चलो वर्तमान को नीचे लिखते हैं और मूलतः को ऊपर लिखते हैं। मूलतः सुनिएगा, वास्तविकता में क्या है कि जो राज्य है उनकी स्थिति दिनों दिन क्या हो रही है? कम हो रही है। राज्य की स्थिति दिनों दिन क्या हो रही है? कम हो रही है। और केंद्र थोड़ा धीरे धीरे क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी, हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र को ज़्यादा पावर में रखा और राज्य को थोड़ा सा कम पावर में रखा था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो मूलतः इसमें 97 सब्जेक्ट रहे, वर्तमान में ये कितने हो गए थे? 100 हो गए हैं। तो यहाँ वृद्धि हुई है केंद्र की। राज्य संघ सूची में जब वृद्धि हुई है, इसका मोटा मोटा मतलब है कि संघ पावर में हुआ है। राज्य में मूलतः कितने थे? तो ये 61 थे और मूलतः कितने थे? 66 थे। ठीक है, और प्रारंभ में 66 थे। वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो वर्तमान में हो गए 61। वर्तमान में कितने हो गए? 61 हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि राज्य के 5 घटे हैं। जब राज्य के 5 घटे हैं, इसका मतलब क्या है? राज्य की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई है, राज्य को थोड़े अधिकार क्या मिलने हुए हैं? कम हुए हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में मूलतः कितने थे? मूलतः थे 47। अब कितने हुए हैं? तो ये 5 इधर बढ़ा दीजिए आप इधर ये 5 बढ़ाएं तो ये 52 हो जाएंगे। क्लियर बात क्या? तो यहाँ 5 बढ़ा दिए तो ये कितने हो गए? 52 हो गए। तो समवर्ती सूची में चले गए 5। पहले कितने थे? 47 थे, फिर 5 इधर बढ़ा दिए तो ये 52 हो गए हैं आपके। इधर 5 क्या हो गए? कम हो गए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो समवर्ती सूची में जा रहे हैं तो केंद्र और राज्य दोनों इस पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है समवर्ती सूची पर। और अगर दोनों के मध्य विवाद हो, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो, तो फिर केंद्र के कानून क्या रहेंगे? प्रभावी रहेंगे। केंद्र के कानून क्या रहेंगे? प्रभावी रहेंगे। ठीक है, एक ही ऐसी कंडीशन है जो रेयर कंडीशन है, जिसमें कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए राज्य का कानून है वो प्रभावी हो जाता है केंद्र के कानून पर। ठीक है, वो एक अपवादिक स्थिति सी बनती है रेयर कंडीशन में। बाद में उसको सुधार भी लिया जाता है, संसद द्वारा कानून पारित कर देती है और फिर वो चीज़ सुधर जाती है। ठीक है, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन किया गया। अनुसूची 7 में। और समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अनुसूची 8 की। अनुसूची 8 जो है वो जिक्र करती है संविधान में भाषाओं की, जिन्हें मान्यता मिल गई संविधान में। ठीक है, जल्द ही हम इसमें राजस्थानी का भी नाम देखेंगे, जल्द ही ऐसा होगा। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 थी। फिर एक भाषा नहीं जोड़ दी गई जिसका था 15वें नंबर पर भाषा थी सिंधी। ठीक है, फिर इसमें जोड़ी गई 3 नई भाषाएं जिनको आप मणका से याद रख सकते हैं। मण से मणिपुरी, अण से न से आप याद रखें नेपाली, और काण आप समझ पाए? उल्टा करेंगे कैण तो मतलब कौन की, कोंकणी। हाँ, कोंकणी। मेरे को कौन की तो प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं हो रहा, और ये तो मैंने अभी नाम पढ़ा था, कल ही करवाया ये, कोंकणी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोंकणी हो गया। फिर है 3 भाषाएं जुड़ी, फिर जुड़ी 4 और। बड़ी मौसी से आप याद रख सकते हैं, बड़ी बोडो, डी से डोगरी हैं, डोगर किथे हैं। मैं से आप याद रखें मौसी तो मैथिली और संथाली तो से संथाली, बड़ी मौसी तो संथाली आप याद रख सकते हैं। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो कुल कितनी भाषाएं हो गई? तो 22 भाषाएं आपकी इसमें हो गई हैं। क्लियर बात क्या? तो ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची की भाषाएं। फिर है आपकी 9वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का अगर हम एक वर्णन और कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रमुख भाषाओं की और उनके हम लोकेशंस की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल एक बार लोकेशंस की बात करते हैं, फिर एक मैप भी हम डिजाइन कर लेंगे। ए से स्टार्ट करते हैं। ए से असमिया,
असमिया जो भाषा थी वो असम में बोली जाती थी। कहाँ बोली जाती थी? असम में बोली जाने वाली भाषा थी। फिर बंगाली, बंगाली भाषा जो है वो मूलतः कहाँ बोली जाती थी? तो बंगाल में। बंगाली भाषा कहाँ बोली गई जाती है? तो बंगाल में। ठीक है, बंगाली भाषा कहाँ बोली जाती है? तो बंगाल। इसके बाद में है आपकी गुजराती। गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है? तो गुजरात में। और उसके बाद है हिंदी। हिंदी के लिए चलिए छोड़िए, हिंदी एक अलग भाषा है, पूरे लोग नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, बोली जाती है, तो उसे अलग। कश्मीरी, सही शब्द लिखते। कश्मीरी आपके कहाँ बोली जाती है? तो कश्मीर में। कश्मीर में। JNK में। कन्नड़ आप जानते हैं, कन्नड़ तट कहाँ है? कन्नड़ भाषा बोली जाती है कर्नाटका में। कन्नड़ तट ही कहाँ है? तो कर्नाटका में, तो दिक्कत नहीं है। मलयालम कहाँ बोली जाती है? तो केरला में। मलयालम कहाँ बोली जाती है? तो केरल की भाषा है। क्लियर बात क्या? फिर मराठी मानुस तो महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र। उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है? तो उड़िया भाषा बोली जाती है आपकी उड़ीसा में। उड़ीसा हो गया अब तो, उड़ीसा में। ठीक है। पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, तो पंजाबी कहाँ की होगी? पंजाब की होगी। तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल भाषा, तमिलनाडु। क्लियर बात क्या? फिर है आपकी तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा बोली जाती है आपकी आंध्र प्रदेश की है, और तेलंगाना की भी यही भाषा मान लेते हैं अपने, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, वैसे ये इसी भाषी क्षेत्र हैं, ज़्यादातर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद में है कोंकणी भाषी। आपने गोवा मूवमेंट पढ़ा हो, गोवा आज़ादी संग्राम, तो उसमें आप पढ़ेंगे कोंकणी, गोवा की है। कोंकण तट भी कहाँ है? तो गोवा में। मणिपुरी कहाँ की है? तो मणिपुर की है। मणिपुर की क्या होगी? मणिपुरी। नेपाली, नेपाल की होगी नेपाली। नेपाल सीमावर्ती जो क्षेत्र है, नेपाल सीमावर्ती। ये गजब बात है कि हमारे संविधान में किसी अन्य देश की भाषा है वो समानता है, क्योंकि नेपाल से इतना टच है तो दिक्कत नहीं है। फिर आती है आपकी कुछ भाषाएं जो थोड़ी सी आपको विचलित कर सकती है। बोडो कहाँ की भाषा है? तो बोडो भाषा है आपके ये असम की है। बोडो भाषा कहाँ है? तो असम की है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। डोगरी भाषा आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। JNK प्लस थोड़ा हिमाचल वाला एरिया, वहाँ बोली जाती है, तो JNK में बोली जाती है। मिथिला की राजकुमारी मैथिली थी, तो मिथिला कहाँ है? तो बिहार में है, तो ये बिहार में बोली जाती है। संथाल विद्रोह आप जानते हैं कहाँ हुआ? तो झारखंड में, और पश्चिम बंगाल में हुआ, तो झारखंड पश्चिम बंगाल। क्लियर बात क्या? इसके अलावा कुछ भाषाएं रह गई हैं, जैसे हिंदी रह गई। इसके अलावा एक भाषा रहेगी आपकी सिंधी। सिंधी कहाँ बोली जाती है? तो सामान्यतः गुजरात सिंध क्षेत्र जो है वहाँ बोली जाती है, तो सिंध क्षेत्र में आपका गुजरात आ जाएगा, राजस्थान तो है ही। सिंधी गुजरात, राजस्थान। फिर आपकी आगे उर्दू जो भाषा है वो मोस्टली उत्तरी जो भारत है वहाँ बोली जाती है। ठीक है। और ये मोस्टली इसकी जन्म उत्तर प्रदेश मेरठ के आसपास से इसका जन्म माना जाता है, तो उत्तर प्रदेश। फिलहाल JNK में भी ये भाषा सामान्यतः बोली जाती है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक भाषा रहेगी संस्कृत भाषा। फिलहाल संस्कृत भाषा के लिए एक ही लोकेशंस है, कर्नाटका में एक ज़िला है शिमोगा। वहाँ सामान्यतः फिलहाल संस्कृत बोली जाती है। तो ये लगभग 22 भाषाएं आप काउंट कर लेते हैं अपने, कोई कम रह गई तो अपने कर लेंगे पूरी। तो 3 4 5 6 18 और 4 ये पूरी 22 हो गई। ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं मैप की।
मैप की अगर हम बात करें तो ऊपर JNK और लद्दाख, लद्दाख की कोई भाषा फिलहाल नहीं है। JNK की कौन सी भाषा होगी, तो आपकी डोगरी होगी, डोगरी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की वैसे कोई भाषा नहीं है, डोगरी होगी। पंजाब, पंजाब वासियों की भाषा पंजाबी होगी। राजस्थान की कोई भाषा फिलहाल नहीं है। हरियाणा वासियों की हिंदी होगी। उत्तर प्रदेश वालों की भी हिंदी होगी। फिर इधर बिहार, बिहार की आपकी मैथिली होगी, ठीक है। बंगाल की बंगाली होगी, ठीक है। इसके अलावा संथाली होगी। असम की असमिया होगी। इसके अलावा बोडो होगी, ठीक है। और इधर मणिपुर की मणिपुरी होगी। इसके बाद थोड़ा बंगाल से नीचे आते हैं, इधर उड़िया उड़ीसा की होगी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तेलुगु होगी, ठीक है। इधर महाराष्ट्र की मराठी होगी। गुजरात की गुजराती होगी। ये साउथ के लिए वो प्रत्येक राज्य की एक भाषा संविधान में आ गई। मराठी, गोवा की कोंकणी, आपकी कन्नड़, मलयालम, तमिल व तेलुगु होगी, आपकी उड़िया होगी, मैथिली होगी। तो ये कितनी होगी लघु भाषाएं, ठीक है। और बोडो होगी, असमिया होगी, और मणका हमने याद मैथिली याद होगी, नेपाली होगी, कोंकणी याद होगी, ठीक है, आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। और मैथिली होगी, संथाली होगी, बोडो होगी, डोगरी होगी, दिक्कत नहीं है आपको। सिंधी, हाँ वो 4 भाषाएं जो अलग वो रहेगी। लगभग कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगभग 16 भाषाएं ये होगी। इसके अलावा हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी लगभग इस पूरे एरिया में होने वाली बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। फिर संस्कृत, फिर उर्दू, और हिंदी, संस्कृत, उर्दू जो भाषाएं, और सिंधी जो भाषा है वो इस एरिया की भाषा होगी, ठीक है। तो ये 16 और 4 20 भाषाएं आपकी इस एरिया में होगी। उसके बाद में एक भाषा रहेगी आपकी नेपाली, जो नेपाल वाले साइड एरिया की भाषा है, जो हमारे यहाँ बोली जाती है। तो कौन सी भाषा होगी, तो नेपाली भाषा होगी, ठीक है। इसके अलावा एक भाषा और रहेगी अपनी, तो उसका जिक्र हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अभी मैं काउंट कर लेता हूँ कौन सी भाषा रहेगी। एक भाषा रहेगी कश्मीरी, JNK की कश्मीरी। चलिए ये भाषा होगी। तो आपको इन भाषाओं को याद रखने का एक ईजी सा तरीका ये है कि साउथ के तो प्रत्येक राज्य की एक भाषा होगी। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, आपके केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, और बंगाल हो गया। तो प्रत्येक राज्य की एक भाषा होगी। साउथ में या पूर्वी जो राज्य हैं उनमें केवल 2 ही हैं, बोडो, असमिया और मणिपुरी, 4 भाषाएं ही होगी। और इसके अलावा पंजाबी है। उत्तर भारत में अगर बात करें मोटा मोटी तो एक पंजाबी ही भाषा है, या बिहारी की मैथिली है, जिनका नाम आप इसमें लिख सकते हैं। चलिएगा उसके बाद में बात करते हैं अनुसूची 9 की। अनुसूची 9, अनुसूची 8 तक सारी अनुसूचियाँ संविधान में मूलतः थी। अनुसूची 9 पहली अनुसूची थी जो संविधान में बाद में जोड़ी गई। अगर पीछे से कोई खेलने का साउंड वगैरह आ रहा हो तो देखो भी थोड़ा सा एडजस्ट करना, ये समस्या ही रहती है, ठीक है। अनुसूची 9, अनुसूची 9 जो है वो आपको संविधान के प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ेगी। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ेगी, तो ये जोड़ेगी। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ेगी, तो इसी भाषा को जोड़ा गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर बात क्या। उसके अलावा आपको जो इसमें ध्यान रखना है वो ये है कि ये किससे जुड़ी हुई भाषा है, तो भूमि सुधार से जुड़ी हुई अनुसूची है, सुधार कानून से जुड़ी हुई है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है। तीसरी बात जो ध्यान रखनी है कि इसकी न्यायिक समीक्षा वर्तमान में की जा सकती है। केशवानंद भारती विवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद हुआ था, जिसका निर्णय आया था 24 अप्रैल 1973 को, जिसका निर्णय आया था उसमें कहा गया कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। हालांकि इस तारीख से पहले वालों की नहीं की जा सकती, उन पर छोड़ दिया गया, क्योंकि पूर्ववर्ती भूतरक्षी लागू नहीं किया, इसके बाद वाले सभी पर इसको लागू कर दिया गया था। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले यह था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, भूमि सुधार कानून से ये जुड़ी हुई थी। उसके बाद है अनुसूची 10। अनुसूची 10 का उल्लेख है दल बदल कानून से, दल बदल कानून के द्वारा है। दल बदल कानून में ध्यान रखिएगा, ये 52वां संविधान संशोधन 52वां 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी,
और पहला जो इसमें मामला आया था वो 1989 में आया था। इसमें 3 बातें कहेगी। पहला क्या है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी के चिन्ह से अगर चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है और जीतने के बाद में अन्य पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसका निरस्त माना जाएगा, उस बंदे को दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा उस बंदे को। क्लियर बात क्या। दूसरा, अगर कोई बंदा किसी भी पार्टी से नहीं जीतता है, निर्दलीय है, तो भी अगर वो कोई पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी वो निरस्त है। पार्टी में शामिल है तो भी उसको क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। निर्दलीय के अलावा अगर कोई व्यक्ति मनोनीत है और वो 6 माह बाद, मनोनयन के 6 माह बाद किसी पार्टी में शामिल होता है, कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो भी निरस्त है, उसको भी दोबारा चुनाव लड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। 1989 ये जो 1985 का जो कानून है उसके तहत 3 बातें हैं। हालांकि इसमें एक छूट दी गई, वो बाद में दी गई। इसमें कहा गया 91वां संविधान संशोधन, इसमें कहा गया कि देखो 2/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये लागू नहीं होगा, तो उनको दोबारा निर्वाचित होने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो चलेंगे, फिर दिक्कत नहीं है। ठीक है। और एक बात रखना, दल बदल संबंधी निर्णय कौन लेता है? दल बदल अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है? अयोग्यता का निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, क्लियर बात क्या। बाकी सारी अयोग्यताओं का निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। और यहाँ कौन सा लेता है? लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष लेता है, दल बदल अयोग्यता का निर्णय लेता है। सिर्फ ये बात रखना, बाकी सारी अयोग्यता को निर्णय राष्ट्रपति और राज्यपाल ही लेते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर। तो 9वीं अनुसूची, उसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची। अनुसूची 10 है पंचायतों से जुड़ी हुई। 73वां संविधान संशोधन 1992, 29 विषय। चलिए, और अनुसूची 10 नहीं, अनुसूची 11 ये। अनुसूची 12 है नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ेगी। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ेगी इसे। और इसमें है 18 विषय। कितने विषय हैं इसमें? तो 18 विषय इसमें शामिल है। क्लियर बात क्या? ये मैंने सही करवाया ना? हाँ, सही करवाया है। कई बार हो जाती है चूक, पता नहीं चलता है, ये कोई बड़ी समस्या है नहीं। चलिए, हौसला मत छोड़िए, बिल्कुल सही करवा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कई बार केवल लिखने में या कोई बोल अलग दे रहे हैं थोड़ा सा, कई बार। 1992 और इसमें लगभग कितने विषय? तो 18 विषय। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई दिक्कत हो रही हो आपको तो कोई बताइए, प्रॉब्लम कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर लाइट जा चुकी है तो सिर्फ स्क्रीन दिखाई दे रही है और सर दर्द भी करने लगे है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।